अमित शाह ने आनन फानन में एनडीए घटक के जितने भी दल के नेता हैं उन तमाम नेताओं को बैठक में बुलाया और बैठक में यह साफ तौर पर संदेश दिया कि हमारी तरफ से जो भी बयान दिया गया है उसे विपक्षी दल के तमाम जो नेता हैं वो तोड़ मरोड़ करके पेश करने में जुटे हुए हैं। बीजेपी यह नहीं चाह रही है कि इस मुद्दे के सहारे विपक्षी दल के जो नेता हैं वो पॉपुलर हों और जो दलित समाज की वोट बैंक है उसमें सेंधमारी कर सके। कांग्रेस पार्टी यह चाहती है कि दिल्ली से तो हम बाहर जा चुके हैं, है ना, यानी कि सत्ता से हम दूर जा चुके हैं। उस सत्ता को पाने के लिए दलित समाज की जो वोट बैंक है जो कि दिल्ली विधानसभा में लगभग 17 से 18% है, उससे वोट बैंक को अपने पाले में किया जा सके। यही काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, यही काम कांग्रेस भी कर रही है। कहीं जनता के बीच बीजेपी के खिलाफ मतलब कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सीधे तौर पर अपना रुख अख्तियार करने में जुटी हुई है और यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि दलित विरोधी बीजेपी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज प्लस न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। गृह मंत्री अमित शाह ने भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो सदन में बयान दिया उस पर राजनीति शुरू हो चुकी है और राजनीति कई हद तक आगे बढ़ गई है। ऐसे में देखिए अब राजनीति हो रही है तो पार्टियां मौका जरूर तलाश करेंगी और इसी में कांग्रेस अब इस मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है। कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि जो ये मुद्दा उठा है इसका वो फायदा दिल्ली में जो चुनाव होगा उसमें उठा लेगी और जो जमीन उसकी दिल्ली में खो गई है वो कांग्रेस को वापस मिल जाएगी। तो तमाम सवाल है, हमारे साथ संजीव मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है संजीव कि कांग्रेस इस मुद्दे को पूरी तरह से भुना रही है तो दिल्ली में इसका फायदा उसको मिलेगा? देखिए, साफ तौर पर एक तरफ कांग्रेस भी चाह रही है इस मुद्दे को हम हाथ लगाएं, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल भी लगातार डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के नई नई योजना लॉन्च कर रहे हैं और लगातार डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के जिस तरीके से अमित शाह का बयान आया है उसको लेकर के अरविंद केजरीवाल हर दिन आप देखिए मतलब कि जब से उनका बयान सामने आया है तब से लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं। कभी सीएम अतिशी आ रही हैं, कभी अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कभी मनीष सिसोदिया, तो कभी उनके जो बड़े नेता हैं उनके तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया जा रहा है और लगातार अंबेडकर को लेकर के जो टिप्पणी की गई है अमित शाह की तरफ से उस पर घेरने की कोशिश की जा रही है और अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे को इस कदर भुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका सीधे लाभ जो विधानसभा चुनाव में होने वाले हैं उसमें मिल सके। एक तरफ कांग्रेस भी उसी काम को भुनाने में लगी हुई है कि कांग्रेस पार्टी यह चाहती है कि दिल्ली से तो हम बाहर जा चुके हैं, है ना, यानी कि सत्ता से हम दूर जा चुके हैं। उस सत्ता को पाने के लिए दलित समाज की जो वोट बैंक है जो कि दिल्ली विधानसभा में लगभग 17 से 18% है, उससे वोट बैंक को अपने पाले में किया जा सके। यही काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, यही काम कांग्रेस भी कर रही है। रही बात अमित शाह के बयान को लेकर के, तो अमित शाह के तरफ से जो बयान दिए गए हैं उस बयान को लेकर के बीजेपी कहीं ना कहीं बैक फुट पर जरूर दिख रही है और बीजेपी के तमाम जो भी बड़े नेता हैं इस पर जवाब देने से जरूर कतराते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि अमित शाह का उस तरह का बयान ही आ गया है जिस बयान की वजह से बीजेपी को बैक फुट पर जाने की मजबूरी बन चुकी है। यति कहना ये भी है दूसरे विपक्ष का संजीव कि जिस प्रकार से अमित शाह ने उस चीज को क्लियर किया था कि बस इसी मुद्दे को उठा करके बार बार हर न्यूज चैनल पे हर जगह दिखाया गया पर पूरी बात किसी ने नहीं दिखाई। और इधर देखिए आज एक बैठक भी हुई है, उसमें एनडीए के तमाम नेता मौजूद थे, बड़े नेता, दिल्ली में बैठक हुई, अचानक से बैठक बुलाई गई और उसके बाद अमित शाह ये कह रहे हैं कि इस मुद्दे को जो लोग सामने से बता रहे हैं इस पर आप ध्यान मत दीजिए, आप अपने तरफ से काम करिए, बस बहला रहे हैं। देखिए, अमित शाह को यह लग रहा है कि इस मुद्दे को कहीं ना कहीं बढ़ा चढ़ा करके कांग्रेस पार्टी या तमाम विपक्षी दल के जो भी नेता हैं उसे जनता के बीच रखने का काम कर रही है। यही कारण है कि आज अमित शाह ने आनन फानन में एनडीए घटक के जितने भी दल के नेता हैं उन तमाम नेताओं को बैठक में बुलाया और बैठक में यह साफ तौर पर संदेश दिया कि हमारी तरफ से जो भी बयान दिया गया है उसे विपक्षी दल के तमाम जो नेता हैं वो तोड़ मरोड़ करके पेश करने में जुटे हुए हैं। उन तमाम बयानों को लेकर के और जो भी विपक्षी दल के नेता जो आरोप लगा रहे हैं उनके आरोपों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है और आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाले हैं, दिल्ली विधानसभा की बात करें या फिर बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं, इन तमाम दोनों राज्यों में चुनाव को लेकर के अमित शाह ने चर्चा भी किया है और सीधे तौर पर साफ संदेश दे दिया है अमित शाह ने कि इन सभी विपक्षी दल के नेताओं के बयानों में फंसने की जरूरत नहीं है और हमें एकजुट होकर के काम करने की आवश्यकता है। और इस बैठक को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि लगातार कांग्रेस घेर रही है। आपने बीते दिन ही देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरने का काम किया। बसपा जो मायावती की पार्टी है उनके तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन किए। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच बीजेपी के खिलाफ मतलब कि
जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सीधे तौर पर अपना रुख अख्तियार करने में जुटी हुई है और यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि दलित विरोधी बीजेपी है, जिसको लेकर के बीजेपी यह टेंशन में जरूर आ गई है कि हमारी तो भर्ती पीटी रही है। साथ ही साथ एनडीए घटक दल के तमाम जो नेता हैं उनका यदि हमें समर्थन मिल जाती है इस बयान पर और इसके समर्थन में वो लगातार अगर बोलते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट होगी, जिसको लेकर के अमित शाह ने आज इस बैठक में सीधे तौर पर संदेश दिया है कि आप लोग इसका मुंह तोड़ जवाब दीजिए और आम जनता के बीच जाइए, अपने पार्टी के नेताओं की तरफ से आप लोग भी जाकर के यह बताने की कोशिश कीजिए कि अमित शाह ने कुछ गलत नहीं कहा है। अमित शाह उदाहरण देकर के कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, उनके तरफ से कोई गलत बयान नहीं दिया गया, इसे तोड़ मरोड़ करके तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से पेश किया जा रहा है। अमित शाह का सीधे तौर पर यह संदेश था कि लोगों को जाकर के आप समझाइए, मीडिया में आप लोग भी बोलिए ताकि बीजेपी थोड़ी सी मजबूत हो सके। बीजेपी जब मजबूत होगी तो एनडीए गठबंधन मजबूत होगा। यति एनडीए गठबंधन कहीं ना कहीं डर गया अमित शाह के बयान से, ये भी कहना गलत नहीं होगा क्योंकि अमित शाह को सफाई देनी पड़ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, मीटिंग हो रही है, उसके बाद आकर के बोले तो कहीं ना कहीं दलित जो वोट बैंक है इस बार के चुनाव में भी काफी ज्यादा असर देगा। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर अगर पूरे देश की हम बात कर ले तो लगभग 16 से 17% दलितों की आबादी है। बिहार की हम सिर्फ बात कर ले तो लगभग 19% बिहार में दलित वोट बैंक की आबादी है। वहीं हाल दिल्ली विधानसभा में भी है और 2025 में यानी कि अब तो 24 बीत ही गया और 25 में दोनों राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। एक तरफ दिल्ली विधानसभा है तो दूसरी तरफ बिहार विधानसभा है और बीजेपी यह नहीं चाह रही है कि इस मुद्दे के सहारे विपक्षी दल के जो नेता हैं वो पॉपुलर हों और जो दलित समाज की वोट बैंक है उसमें सेंधमारी कर सके। और अमित शाह खुद ही मास्टरमाइंड है इस चीज को लेकर के, तभी तो उनको चाणक्य कहा जाता है। और इसके लिए क्या कुछ आगे की रणनीति हो सकती है, इसी रणनीति पर आज के बैठक में अमित शाह ने चर्चा भी किया है और इंटरनली तो बहुत कुछ बातें हो सकती है। वो बातें मीडिया में तमाम जो भी बैठक में मौजूद थे जो भी नेता वो शायद नहीं बता पाते हैं और साथ ही साथ यह नहीं चाहते हैं कि इस मुद्दा को लेकर के जो दलित वोट बैंक लगातार बीजेपी के साथ 2014 से खास करके जुड़ती हुई आ रही है और मिल रही है, उस वोट बैंक में बिखराव आए और बिखराव का डर बीजेपी को यह बिल्कुल हो गई है कि अंबेडकर को लेकर के अब सियासत काफी तेज हो गई है, क्योंकि दलित समाज के कह ले कि भगवान के रूप में अंबेडकर सामने रहते हैं और दलित समाज सिर्फ और सिर्फ किसी को मानता है तो डॉक्टर अंबेडकर को मानता है और डॉक्टर अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर ही दलित समाज चलने का काम भी करता है। इसी चीज को लेकर के कांग्रेस लगातार हावी हो रही है क्योंकि दलित समाज को लेकर के कांग्रेस ने काफी कुछ किया भी है। ऐसी बातें नहीं है कि कांग्रेस जब सत्ता में रही है तब दलित समाज के लिए काम नहीं किया है और उन तमाम कार्यों को अब कांग्रेस पार्टी बताने की कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में CWC की बैठक भी होने वाली है और उसमें तमाम कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे और बीजेपी को किस प्रकार से इस मुद्दे को लेकर के घेरी जाए इस पर उस बैठक में चर्चा की जाएगी और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, वह गांव-गांव जाएंगे, दरवाजे जाएंगे और दलित समाज के लोगों को यह बताने की कोशिश करेंगे कि दलित विरोधी पार्टी है बीजेपी। 2014 से जब तक सत्ता में बीजेपी आई है तब से बीजेपी ने क्या कुछ काम किया है। आप अपने जो भी बीजेपी के यहाँ से जनप्रतिनिधि हैं, जो भी प्रत्याशी यहाँ से जीत कर गए हैं, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो या मंत्री हो, उन तमाम सांसदों से, उन तमाम विधायकों से आप लोग सवाल कीजिए कि 2014 से लेकर के 2024 तक, यानी अब तो 25 आ रही है, अब तक दलित समाज के लिए बीजेपी ने क्या किया है। बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह रणनीति तैयार की गई है, यह शेड्यूल तैयार किया गया है कि किस राज्य का किसको प्रभारी बनाया जाएगा, जिसको यह जिम्मेदारी दी जाएगी कि अच्छे से दलित समाज को जाकर के वहां मोटिवेट कर सके, बता सके कि बीजेपी दलित समाज के धुर विरोधी है। कांग्रेस की तरफ से यति मैं बताना चाहूंगा कि यह भी एक रोड मैप कह ले या फिर कह ले पिछले कार्यकाल जो इंदिरा गांधी ने करके जाने का काम किया है, जो राजीव गांधी ने किया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है, उसे भी कांग्रेस एक लिस्टिंग कर रही है, तैयार कर रही है कि दलित समाज के बीच में जाकर के हम बताने का काम करेंगे कि जब तक कांग्रेस सत्ता में रही तब तक दलित समाज के लिए काफी कुछ किया। जैसे मनरेगा योजना को उन्होंने लागू करने का काम किया, इंदिरा आवास जो कि संचालित रूप से चलती हुई है, इसे राजीव गांधी ने लागू किया था, है ना। दलित समाज को कैसे हक और अधिकार मिले, कैसे उन्हें आगे बढ़ाया जा सके, छात्रवृत्ति योजना की प्रारंभ सबसे पहले कांग्रेस ने की थी, है ना। तो इन तमाम चीजों को लेकर के कांग्रेस से डोर टू डोर जाएगी और बताएगी कि हमारी सरकार ने दलित समाज के लिए क्या कुछ नहीं किया है। उस समय जब देश आजाद हुआ और 48-49 के समय में, 1948 और 1949 के समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत कुछ किया
दलित समाज के लिए। उस समय काफ़ी छुआछूत था, काफ़ी भेदभाव था, कई मतलब संशोधन करके कई नियमों को उन्होंने लागू किया, प्रशासनिक तौर पर उन्हें मजबूती प्रदान करने का काम किया। इंदिरा गांधी जब आई तब दलित समाज के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, कई योजनाओं को लाया जिससे दलित समाज का उत्थान हो सके, दलित समाज के बच्चे और बच्चियां स्कूल जा सके, उन्हें छात्रवृत्ति मिले, उन्हें कपड़ा मिले, उन्हें रहने के लिए जमीन देने का काम राजीव गांधी ने ही सबसे पहले यह पारित किया था। और उस समय पट्टा काट करके उन लोगों को जमीन दिया गया दलित समाज के लिए। दलित समाज के लिए एक हरिजन बस्ती करके हर एक गांव में बसाने के लिए राजीव गांधी ने ऐलान किया। और जो भी सरकारी घर में जरूरत जमीन थी या जमींदारी जिसके पास अधिक थी, उनसे जमीन लेकर के राजीव गांधी ने तमाम दलित समाज के लोगों को देने का उस समय काम करवाया था, जो कि अभी भी चलती है। अभी भी बिहार सरकार या अन्य राज्य की जो सरकारें हैं उसे करवाती है कि दलित समाज के पास, जिसके पास भूमि नहीं रहती है, उन्हें भूमि उपलब्ध कराया जाता है उन्हें रहने के लिए। इन तमाम कार्यों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताने का काम किया जाए कि कांग्रेस पार्टी ने दलित समाज के लिए क्या नहीं किया। और जिस पार्टी को आप लोग वोट कर रहे हैं वो पार्टी तो अंबेडकर साहब के घोर विरोधी है। जी, एक मुद्दा मतलब कांग्रेस को मिल गया और अमित शाह का एक बयान कहीं ना कहीं एनडीए के लिए गले की हड्डी जरूर बनेगा विधानसभा के चुनाव में। तो एक ये भी तो चीज है ना कि इसका फायदा तो सभी विपक्षी दलों को होगा, चाहे वो तेजस्वी यादव हो जाए, चाहे वो ममता बनर्जी हो जाए, हर राज्य में इस समाज के लोग हैं। तो क्या लगता है कि दूसरे राज्यों में भी इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, बिहार की हम खास करके बात कर ले तो लालू प्रसाद यादव सत्ता में बने रहे, लगभग 15 साल तक लालू राबड़ी की शासनकाल रही, तो उसमें दलित समाज एक बड़ा फैक्टर की मतलब भूमिका में हमेशा से रहा। और 1990 से लेकर के 2005 तक की जब सत्ता रही महागठबंधन की, मतलब लालू प्रसाद यादव की, उनके परिवार की, लालू राबड़ी जब तक मुख्यमंत्री रहे, इसी वोट बैंक के सहारे वो लोग सत्ता में काबिज रहे। और तेजस्वी यादव भी इस मुद्दे को लेकर के लगातार भुनाने का काम कर रहे हैं। बिहार में तो महागठबंधन के साथ कांग्रेस है ही, इसका लाभ सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन को मिलेगा। और तेजस्वी यादव भी इस चीज को लगातार, इस मुद्दे को लेकर के लगातार हावी होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि यह समाज हमारे साथ आ जाता है तो 2025 में वापसी करना बहुत बड़ी मुश्किल काम नहीं होगी, क्योंकि दलित समाज का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं एनडीए के पाले में है, खास करके बिहार में, क्योंकि जीताराम मांझी एनडीए गठबंधन में है, चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में है। तो एक दलित समाज का बड़ा वोट बैंक और बड़े नेता एनडीए गठबंधन के साथ है। और इंडिया गठबंधन की कोशिश यह रहेगी कि उन्हें कैसे बिखारा जाए, मतलब कि उनके वोट बैंक में कैसे बिखराव लाया जाए, और उस बिखराव का फायदा कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को बिल्कुल साफ तौर पर मिलने वाला है। जी संजीव, एक आखिरी सवाल, जिस प्रकार से अभी इस पर राजनीति हो रही है, अमित शाह ने अपना पक्ष रखा है, विपक्ष ने अपना पक्ष रखा है, तो क्या लगता है कि जब चुनाव सामने आएगा उस समय इसका कितना असर जो पटल पर है वो देखने को मिलेगा? क्योंकि साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस अब इस मुद्दे को पकड़ के बैठ गई है और विधानसभा जब दिल्ली में होगा, यहाँ होगा, तो यही एक मुद्दा है कांग्रेस के पास, क्योंकि इसके अलावा तो कांग्रेस किसी मुद्दे पर बातचीत नहीं कर रही। देखिए, मतलब कि जिस अनुपात में 2014 में मोदी सरकार मतलब सत्ता में काबिज हुई, फिर उसके बाद 2019 में जिस तरह से मोदी सरकार वापसी की, वह वापसी 2024 में आपको देखने को नहीं मिला होगा। कारण सिर्फ और सिर्फ यही रहा कि विपक्षी दल के तमाम जितने भी नेता रहे, चाहे वो राहुल गांधी की हम बात कर ले, अखिलेश यादव की बात कर ले, मायावती की बात कर ले, या फिर ममता बनर्जी की बात कर ले, या फिर बिहार में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव की बात कर ले, ये लोग सिर्फ और सिर्फ दो मुद्दा को लेकर के चलने का काम किया, एक तो संविधान और दूसरा आरक्षण। और संविधान कहने का मतलब कि सीधे तौर पर पिछड़े अति पिछड़े के लिए है ना, कि संविधान में छेड़छाड़ करने वाले हैं, और जो आरक्षण है उसे खत्म करने वाली है बीजेपी। यह भी एक मुद्दा खूब चला 2024 के लोकसभा चुनाव में। इसका फायदा सीधे तौर पर मिला। कहां 360 2019 में मतलब कि सांसदों की संख्या एनडीए गठबंधन की थी, घट करके सीधे 293 हो गई। और साफ तौर पर उत्तर प्रदेश जो कि पड़ोसी राज्य हम लोगों का, आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी जो कि अखिलेश यादव की पार्टी है, सीधे नंबर 1 पर पुशअप कर गई, और बीजेपी नीचे की पार्टी बन गई समाजवादी पार्टी के साथ। तो कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक एक बड़ा फैक्टर रखता है, और 2024 के चुनाव में दलित समाज के लोगों ने सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन को वोट करने का काम किया है। इसमें कोई दोहराई या दुमत की बात नहीं है। यही कारण रहा है कि 2024 के चुनाव में एनडीए गठबंधन की कम सीटें आई और महागठबंधन हर एक जगह बूस्टअप के रूप में गया। महाराष्ट्र में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, है ना, खास करके दोनों राज्यों में महागठबंधन, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर तो काफी अच्छा प्रदर्शन किया। और यही फिर से आरक्षण का मुद्दा और दलित समाज को साधने के लिए इन तमाम मुद्दों को
इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता हैं वो भुनाने की पूरा कोशिश कर रहे हैं, ताकि 2025 में जो भी विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाले हैं और दिल्ली में होने वाले हैं, वहां पर इसका सीधे तौर पर विपक्षी गठबंधन को फायदा इसका मिल सके। धन्यवाद संजीव। तो देखिए, अमित शाह का बयान अब कहीं ना कहीं जो एनडीए पार्टी है उसके लिए गले की हड्डी बन गया है। और अब अमित शाह ने आज एक मीटिंग की, इस मीटिंग में तमाम नेता मौजूद थे। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ जीतन राम मांझी और भी एनडीए गठबंधन के जितने भी शीर्ष नेता हैं सब इस बैठक में थे। यहां तक कि जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद थे। और इस बैठक का मेन मोटिव कहीं ना कहीं यही रहा है, क्योंकि जब संसद चला है तो संसद में साफ तौर पर तस्वीरें सामने आई। अमित शाह ने भले ही पूरा बयान दिया हो, अच्छे से समझाने की कोशिश की थी संविधान के बारे में, लेकिन बस एक शब्द उन्होंने जो फैशन यूज किया, इस पर अब बवाल हो गया है। और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के बैठ गई है। सड़क से सदन और सदन से सड़क तक कांग्रेस आ रही है। लगातार इस पर आंदोलन भी किया कांग्रेस की तरफ से देखने को मिला। इसके साथ बीएसपी पार्टी भी सड़कों पर उतरी है। और अब ये मुद्दा कांग्रेस के लिए मेन मुद्दा बन गया है। जब दिल्ली में चुनाव होगा अगली बार, साथ ही बिहार में भी चुनाव है, तो देखना काफी दिलचस्प होगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस का अस्तित्व है वो दिल्ली में खो गया है, तो क्या ये जो मुद्दा भुनाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से, ये चुनाव में जब परिणाम आएगा तो क्या सच में ये उनके लिए सबसे ज्यादा कारगर मुद्दा बनकर सामने आता है कि नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।